सबसे पहले यहाँ पे आएगा कैश फ्लो स्टॉक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके। और ये अपने को दिया नहीं है तो इसके लिए अपन एक वर्किंग नोट 1 बनाएंगे, ओके। वर्किंग नोट 1, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ आइटम ऐड होंगे और कुछ आइटम लेस होने वाले, तो 3 4 5 लाइन छोड़ दो और उसके बाद कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके बाद यहां पे आएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर यहां से माइनस होगा आपका टैक्सेस पेड, और यहां पे आएगा कैश फ्लोज या कैश जनरेटेड या यूज, अब वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, वो छोड़ देते हैं के लिए। फिर बी में आएगा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर 5 लाइन छोड़ के सी में लिख देना कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर और 5 लाइन छोड़ के डी में लिखना नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। फिर ई में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग, और एफ में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग ये सब बनाओगे। अब ये यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वर्किंग तो बनाई है, बट इसके अलावा मुझे जो जो लगेगा मैं वहां पे अपने लिख के रख देता हूँ। फिर बाद में क्या है, मेरे सामने सिर्फ जो प्रॉब्लम आएगा मेरे को सिर्फ धड़ाधड़ सॉल्व करने का ही काम रहेगा, ओके। तो एक वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ओके। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ये एक लगने वाला है, और एक लगेगा वर्किंग नोट 3 में डिविडेंड पेएबल अकाउंट, डिविडेंड पेएबल अकाउंट, ओके। ये एक लगने वाला है। फिर उसके बाद वर्किंग नोट 4 मुझे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी तो लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी लगेगा। उसके अलावा वर्किंग नोट 5 मेरे को लैंड एंड बिल्डिंग भी लगेगा, ओके। और एक चीज, एक हमको और एक अकाउंट लगेगा दैट इज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एक छोटी सी एडजस्टमेंट थी तो हमको वो भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट 6 में हम लोग बना लेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और बच्चों आप ऐसे समझ के चलो, दिस इज द ट्रेलर ऑफ योर सिंगल एंट्री चैप्टर। वो सिंगल एंट्री चैप्टर पे ऐसे घटिया है जहां पे आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, और उसके साथ में n नंबर ऑफ आपको अकाउंट्स वहां पे बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे लंबे लचक प्रॉब्लम सिंगल एंट्री में भी मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो बस इतने में मेरे हिसाब से अपना काम बच जाएगा, ठीक है। अब एकदम अटेंटिव होके बस प्रॉब्लम सॉल्व करने के एटीट्यूड से देखो भाई, पहले फॉर्मेट डिसाइड करना इज इंपॉर्टेंट थिंग, और एक बार फॉर्मेट डिसाइड हो गया तब फिर सिर्फ क्या करना, धड़ाधड़ उसको बस सॉल्व करने की कोशिश करना। और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, जब पहली लाइन बैलेंस शीट के स्टार्ट से आप लोग जब जाओगे तो जैसे जैसे आइटम जाएंगे बस
आप वैसे वैसे सोचते जाना कि उसको फॉर्मेट में कहां पे फिट करना है। दैट्स इट। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो बैलेंस शीट में मेरे को दिख रहा है शेयर कैपिटल, बट एक बात बोलता हूं, अब वो बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल दी है वो अपने कोई काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, बाइफरकेशन क्या है, वो तो नोट्स टू अकाउंट में मिलेगा। तो बैलेंस शीट में सिर्फ आइटम देखना, अगर उसको नोट का नंबर दिया है तो सीधे नोट्स टू अकाउंट में आ जाओ। ओके, तो मैं आ रहा हूं नोट नंबर 1 में। क्या दिख रहा है वहां पे? इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले थी 1.5 लाख, बाद में हुई 2.5 लाख। कोई एडजस्टमेंट दिखी? नहीं दिखी। फिर क्या समझने का कि भाई तुमने न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करे होंगे, और शेयर इशू करना इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनफ्लो होगा। तो आप क्या कर रहे हो? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दोगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और ये कितने के शेयर्स आपने इशू किए? 1 लाख के आपने इशू किया। दिस विल बी योर व्हाट? इनफ्लो। तो हमने यहाँ पे इनफ्लो डाल दिया। वैसे ही वो शेयर कैपिटल में और एक चीज आ रही है, दैट इज 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसका यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? पहले 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 थी, वो 1,50,000 से कितनी हो गई है बताना? 1 लाख हो गई है, मतलब वो कम हुई है। तो जब भी रिडक्शन आए आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, तो इसका मतलब तुमने रिडीम किए होंगे प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो रिडीम किया तो आपका आउटफ्लो होगा, लेकिन किस एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहां पे लिख देंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, और ये रिडेम्पशन कितने का हुआ होगा? 50,000 का। तो 50,000 का आप लोग यहाँ पे आउटफ्लो बता देना। ओके, फिर उसके बाद आओ वापस से बैलेंस शीट में। रिजर्व्स एंड सरप्लस नजर आ रहे हैं, 38 से 82 हुए, इसमें दिमाग मत लगाओ भाई। ओके, नीचे आओ उसके सीधे नोट्स टू अकाउंट में। तो वहां पे जब आओगे यू विल बी फाइंडिंग दैट जनरल रिजर्व 20 से 30 हुआ। मैंने आपको पहले भी बोला ये जनरल रिजर्व बढ़ता काहे की वजह से है? ये बढ़ता है आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस में उसमें बैलेंस डाला होगा तो जाके ये बढ़ने लग जाता है। ओके, तो अगर इंक्रीज इन जनरल रिजर्व हो रहा तो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या निकल रहा कि तुमने प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर किया होगा। और याद करो जब अपने को प्रॉफिट का फिगर दिया नहीं रहता ना, तो अपन इस एडजस्टमेंट में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करते। तो यहाँ पे आप लोग लिखने वाले हो डिफरेंस इन पीएनएल, और बी में लिखोगे डिफरेंस इन जनरल रिजर्व। बताओ जनरल रिजर्व में आपका कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है? तो ये तो 10,000 से बड़ा, मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस से उसमें 10,000 डाले होंगे, इसलिए तो बड़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस 18,000 से 27,000 हुआ, तो मतलब वो 9,000 से बड़ा है, तो उसमें भी प्रॉफिट रहा होगा। तो डिफरेंस इन पीएनएल कितना है? 9,000। ये हमने लिख दिया क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस से इनके बैलेंस आए ना, तो इसके लिए हमने प्रॉफिट निकालने के लिए उनको कंसीडर किया है। क्योंकि आपको याद होगा मैंने बोला था कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता? रिटेन अर्निंग प्लस उसमें डिविडेंड प्लस उसमें प्रोविजन वगैरह वगैरह ऐड करके फिर जाके आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है। ओके, वहां पे कैपिटल रिजर्व भी है, बट वी नो वेरी वेल दैट वो कैपिटल रिजर्व में जो बैलेंस आ रहा वही हमको पता है कि बैलेंस आ कहां से रहा है। वो तो लैंड में जो सेल करके प्रॉफिट हो रहा वो फिगर प्लस लैंड में जो रीवैल्यूएशन किया वो दोनों का फिगर मिला के उसमें 25,000 का बैलेंस नजर आ रहा। तो इन शॉर्ट वो प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर्ड फिगर उसमें नहीं होंगे। तो बोलने का मतलब ये हुआ प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त उस कैपिटल रिजर्व को कुछ हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो बना है अलग सोर्सेज से। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग से प्रॉफिट वहां पे ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से वो बन के बैठा है। आप चाहो तो अकाउंट भी बना सकते हो कैपिटल रिजर्व का। ओके, मेरे को प्लेस नहीं है, आप अकाउंट कैसे बनाओगे? कैपिटल रिजर्व पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है? कुछ भी नहीं, और बाद में कितना है? 25,000। ये 25,000 पता है आपको कहां से आया होगा? ये वो लैंड एंड बिल्डिंग, ये जब हम अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व आएगा। तो एट लास्ट आप जब पोस्टिंग कर दोगे तो डेबिट में 25 क्रेडिट में 25 वो जाके टैली हो जाएगा। ओके,
आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें कुछ नहीं दिया। करंट लायबिलिटीज तो वहां पे दिया है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 44,000 से 65,000 हो रहे, मतलब 21,000 से बढ़ रहे। तो अगर 21,000 से इंक्रीज हो रहा है तो दैट विल बी योर्स इनफ्लो। इनफ्लो बताना पड़ेगा। तो आप यहां पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे लिखोगे इंक्रीजिंग ट्रेड पेबल, और ये कितने का इंक्रीज हो रहा है बताना है, 21,000 का इंक्रीज हो रहा है। तो दैट विल बी योर व्हाट इनफ्लो। तो इनफ्लो बोल के आपको वहां पे बताना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज 27,000 से 37 हो रही है, बट उसके वहां से मत जजमेंट लगा देना, पहले देखो अदर करंट लायबिलिटीज है कौन सी, नोट्स टू अकाउंट है उसके ऊपर, तो आ जाना थर्ड नंबर के नोट्स टू अकाउंट में। अरे बेटा वो तो डिविडेंड डिक्लेयर दिख रहा, तो अपन ने तो डिविडेंड पेबल का अकाउंट बना के रखा हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो किस बात का वेट कर रहे हो, उठाओ और डालो। ओपनिंग है 27, क्लोजिंग है 37, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा क्योंकि डिविडेंड पेबल इज लायबिलिटी, उसको होता है क्रेडिट बैलेंस। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000, और यहां पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 37,000। ओके, तो ये दोनों का हमने यहां पे पोस्टिंग कर दिया। फिर इसके बाद आ जाओ वापस बैलेंस शीट में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बट वो प्रोविजन है किसकी, वो टैक्स की प्रोविजन है, और क्योंकि आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया तो उठा के वहां पे बस डालने का काम है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, 28 और 32 ऐसी वो प्रोविजन है, तो आप क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 32,000, दैट्स इट, हो गया। तो ये हमने यहाँ पे डाल के रखा है। इसके बाद टेंजिबल असेट्स, तो ये 4 नंबर के शेड्यूल में आपको दिखेगा क्या, टेंजिबल असेट्स। ओके, तो टेंजिबल असेट्स में अब क्या क्या है क्या क्या नहीं, एक बार देखो 4 नंबर के शेड्यूल में आ जाना। वहां पे लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग में दिख रहा है 1 लाख, क्लोजिंग में दिख रहा है 75,000। तो बेटा आपने देखो लैंड एंड बिल्डिंग तो बना के रखा है ना, ये देखो ये यहाँ पे, अब क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है तो आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख बाय बैलेंस कैरिड डाउन 75,000। ओके, बिकॉज दिस इज योर असेट। वैसे ही टेंजिबल असेट्स में मशीनरी भी दिखाई दे रही है, ओपनिंग बैलेंस 90, क्लोजिंग बैलेंस 191। तो आप क्या करने वाले हो, मशीनरी में जाओ, वहां पे लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना है बताना 90,000, सॉरी इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,91,000। ओके, तो ये हमने यहाँ पे फिगर्स टेस्ट कर दी। अब वापस से आओ आपके बैलेंस शीट में। इनटेंजिबल असेट तो गुडविल 60,000 से 47,000 हो गई, गुडविल 60 से कितनी हो रही है 47। तो ये कम कैसे हो रही है, बिकॉज ऑफ अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन यहाँ पे कितना हुआ होगा, तो अमोर्टाइजेशन तो यहाँ पे 13,000 का हुआ होगा। ओके, तो ये अमोर्टाइजेशन आप लोग उठा के क्या करने वाले हो, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। तो यहाँ पे लिख देना अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। ओके, और कितना होगा 13,000, तो 13,000 यहाँ पे ऐड कर देना। जैसे डेप्री ऐड होता है वैसे ही अमोर्टाइजेशन भी क्या होता है बताना, ऐड बैक होगा। ओके, उसके बाद आगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000 से 35,000 हुई है। बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में अपन ने देखो अकाउंट बना के रखा है, तो बस ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल दो। तो ओपनिंग बैलेंस था 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस से कितना बताना 35,000। ओके, तो आप लोग वैसे वहां पे डाल दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
10,000 और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 35,000। तो ये हमने पुट आउट कर दिए। ओके, उसके बाद इन्वेंट्रीज 78,000 से 85,000 से 78,000 हो रही है। तो इसका मतलब तुम्हारी इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रही है। तो जब भी डिक्रीज इन इन्वेंट्री होगा दैट विल बी योर इनफ्लो। तो आप यहां पे लिखते हैं ना डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो ये कितना हो रहा है बताना, 85,078। तो ये आ रहा है 7,000 का डिफरेंस। तो आप लोग 7,000 यहां पे डाल दोगे। ओके, और 7,000 का आपका यहां पे इनफ्लो माना जाएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 75 से 1,08,000 हो रहे हैं, मतलब ये बढ़ रहे हैं। तो 1,08,000 माइनस 75 दिस कम्स टू 33,000। तो ये 33,000 का आउटफ्लो बताना पड़ेगा। तो यहां पे लिख रहे हैं इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, और ये कितना होने वाला है 33,000 का होगा। तो ये आप लोग माइनस में डाल दोगे। ओके, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17,000 बिगिनिंग में, एंड में है 32,000। तो यहां पे डाल देंगे बिगिनिंग में 12,000 और बिगिनिंग में 17,000 है और बाद में है 32,000। तो ये हमने यहाँ पे उठा के डाल दिए। ओके, अब देखो ये वाले सारे आपने काम कर दिया। नोट्स टू अकाउंट का भी इवन हमने काम कर दिया। अब नोट्स टू अकाउंट देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, अब सीधा आप लोग नीचे पधारो। 18,000 का डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे, और लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई डेप्री चार्ज नहीं हुआ। तो पहली बात डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट एंड लॉस में इंपैक्ट गया होगा, ऑपरेटिंग में इफेक्ट आया होगा, क्या करेंगे ऐड बैक करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो, ऑपरेटिंग में ऐड बैक कर देना डेप्रिसिएशन 18,000 का। दूसरी बात वो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का है, और क्योंकि आप लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना के रखा है, एंट्री बताओ मुझे क्या होगी। तो एंट्री विल बी प्लांट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो हम क्या करेंगे प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितना लिखना पड़ेगा 18,000 लिखना पड़ेगा। आई होप दिमाग में गया होगा। फिर इसके बाद पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड फॉर 50,000। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 50,000 में बेचा है। पहली बात इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इनफ्लो हो रहा, तो इन्वेस्टिंग में आके लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। ओके, और 50,000 मिल रहे तो इनफ्लो है 50,000 का, तो रहने दो यहीं पे। उसके बाद अब ये जो लैंड सेल कर रहे हो, क्योंकि आपने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बना के रखा हुआ है, तो जब लैंड सेल कर रहे हो ना भाई, तो आपकी एंट्री क्या आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग के क्रेडिट में लिख देना बाय बैंक, और कितना आ रहा है बताना 50,000 रुपए। दैट्स इट। आप बोलेंगे सर प्रॉफिट इन्वॉल्व है, बट मैं इसके लिए तो पापड़ बेला पहले ही आपको समझा दिया प्रॉब्लम के कि भाई ये जो 50,000 में जो प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा ना, वो अपन डेबिट में रिवर्स करते हैं, बट उसमें रिवैल्यूएशन भी बोला गया तो वो भी डेबिट में रिवर्स होता। लेकिन हमको दोनों के फिगर नहीं पता, तो हम ये मानेंगे कि भाई सब फिगर हमारे पास है, डेप्री है हमारे पास में, सॉरी इसमें तो डेप्री भी नहीं आना है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है, कितने में बेचा हुआ है, तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन एंड प्रॉफिट जो हुआ आपका सेल का, उनका फिगर बैलेंसिंग करके आएगा। और उनके इंपैक्ट तो कहीं आपके ऑपरेटिंग में जाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सीधे कहां जा रहे हैं बताना, कैपिटल रिजर्व में जा रहे हैं। ओके, आप अगर ऊपर से भी करके देखो तो देखो 75,000 प्लस 50,000 कितना होता है 1,25,000, और यहाँ कितना है 1 लाख। तो अगर आपको समझ रहा होगा यहाँ 25,000 का डिफरेंस आ रहा है, और मैंने पहले ही बोला ना ये डिफरेंस दोनों का है। कुछ भी हो, प्रॉफिट का उसमें कितना फिगर है, रिवैल्यूएशन का कितना फिगर है, उसको मारो गोली, बट दोनों की टोटल तो 25 आ रही ना, और दोनों की टोटल कैपिटल रिजर्व में जा रही ना। आप मेरे को बताओ कैपिटल रिजर्व जो रिजर्व में हमने देखा उसमें भी तो 25,000 ही था। तो इन शॉर्ट वो 25,000 आए कहां से, इनके बैलेंसिंग फिगर से आएंगे। तो हम इधर ही इसको खत्म कर देते हैं। 2
कैपिटल रिजर्व, यहां लिख देना बैलेंसिंग फिगर, ये कितना आया 25,000 आया। ओके, तो वो 25,000 का हिसाब टैली हो गया। अगर आपने वर्किंग नोट में कैपिटल रिजर्व भी बनाया है तो ये 25,000 देखो उसके आप ऐसा समझ के चलो क्रेडिट में आएगा और वो जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था वो डेबिट में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपका ये क्या हो जाएगा, अकाउंट टैली हो जाएगा अगर आपने बनाया हो तो। ठीक है, अब सवाल है क्या इस प्रॉफिट का, क्या इस चीज का कोई ऑपरेटिंग में इंपैक्ट आएगा क्या? तो जवाब है नहीं। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके हिट होता तो जाके हम लोग यहाँ पे उसका इफेक्ट देते, पर उसका प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ लेना देना ही नहीं तो हम लोग उसका कुछ करने ही नहीं पाते। आई होप दिमाग में गया हो। उसके बाद a plant was sold for 12,000, WDV being 15,000। मतलब एक प्लांट आपने बेचा, कितने में बेचा? 12,000 में बेचा। कितने का बेचा? 15,000 का बेचा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेचने पे पैसा मिला, दैट विल बी योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तुम्हारा क्या हो रहा है? इनफ्लो। तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो बोल के बताएंगे क्या? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट। आप ये मत सोचो सर लॉस पे बेचा, लॉस पे भी बेचा तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, यहां पे आपको इनफ्लो बताना पड़ेगा 12,000 का। दूसरी बात, आप लोगों को इसका इंपैक्ट आपके इस पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी में भी तो मारना पड़ेगा, क्योंकि आपने बेचा 12,000 में ना, तो आपको पैसा मिला। तो हम यहां पे क्या लिखने वाले? बाय बैंक। ठीक, बाय बैंक, और ये कितना आएगा यहाँ पे? 12,000 का फिगर आएगा। ओके, अब ये इफेक्ट तो हमने दे दिए, बट मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज योर WDV? तो WDV वाज 15,000 और 15,000 का 12,000 में बेच रहे हो, इसका मतलब 3,000 के लॉस पे बेच रहे हो। तो वो जो 3,000 का लॉस है ना भाई, वो आप लोग यहाँ पे ऐड बैक कर दोगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा लॉस ऑन सेल ऑफ, बोलो, प्लांट एंड मशीनरी, और ये 3,000 का लॉस इज गोइंग टू ऐड बैक हियर। बट मुझे एक बात बताओ, ये लॉस तो प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट में भी तो डालना पड़ता है। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे बाय P&L, और कितना लिखेंगे? 3,000। दैट्स इट। तो इसका हमने पूरा काम यहाँ पे खत्म कर दिया। अब आगे है डिविडेंड रिसीव। टोटल डिविडेंड आपको कितना मिला? 2,100। इररिलेवेंट है वो आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड है या पोस्ट है, फर्क नहीं गिरता। अरे भाई पैसा तो मिला, किसके फॉर्म में मिला? डिविडेंड के फॉर्म में मिला, इन्वेस्टमेंट पे मिला, इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देना डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और कितना आएगा? 2,100। अब संभल के रहना, ये 2,100 में से 600 तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। तो जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता वो आप लोग क्या करते? इन्वेस्टमेंट में रिकवरी ऑफ कॉस्ट बताते, या इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के आप लोग क्रेडिट में डालने वाले। तो हम अकॉर्डिंगली क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक, और ये कितना आएगा? 600, और यहां पे क्या लिखने वाले बताना? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। यहां पे क्या है बताना? प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और कितना आएगा? 600। ओके, उसके बाद आपको यहां पे एक बात और समझ में आई होगी, 2,100 का आपका टोटल डिविडेंड था, जिसमें से 600 तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड था। तो बचे हुए 1,500 का जो है वो 1,500 आपका क्या रहने वाला है बताना? वो आपका पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड रहेगा। दैट विल बी योर शॉर्ट पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड आप लोग P&L में डालते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको लेस करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, आप लोगों ने जब डिविडेंड डाला होगा पोस्ट एक्विजिशन P&L के अंदर, तो उसने प्रॉफिट बढ़ाया होगा, बट दैट इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो वो आपके ऑपरेटिंग में क्या कर रही है? तो उसको वहां से सरकाओ, तो इसके लिए वहां से उसे लेस करना पड़ेगा। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड यहां पे लिख दो 2,100 माइनस 600। आप बोलेंगे भाई पोस्ट का तो कोई नाम ही नहीं, कहां से आया सर? तो बेटा ये इंटरप्रिटेशन की बात है। ओके,
तो यहाँ पे 1500 आपको उठा के लेस करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड 10,000 पेड। सीधी सी बात भाई, कोई भी डिविडेंड लो, इंटरिम फाइनल है तो डिविडेंड पेड जाएगा कहां पे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो आप लिख देना इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, और ये कितना पे हुआ है बताना है। 10,000 का यहाँ पे डिविडेंड पे हुआ है। ओके, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स वाज पेड, मतलब जो 31 मार्च 18 की प्रोविजन थी वो आपने पेड करी है, और 31 मार्च 18 की प्रोविजन कितनी थी बताना है? 28,000 की थी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 28,000 आपने पेड किया, तो पे करने की एंट्री क्या आती है? प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप लोग बैंक लिख दोगे 28,000 का, यहाँ पे आप लोग बैंक लिख दोगे 28,000 का। दूसरी बात, ये टैक्सेस पेड यहां से भी तो माइनस होंगे 28,000, जो आपने टैक्सेस पे किए वो तो आपको वहां से भी माइनस करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, उसको वहां से भी माइनस कर दिया। ओके, तो मेरे हिसाब से जितनी एडजस्टमेंट हमको दी गई थी वो सारी की सारी हमने कंप्लीट कर ली। ओके, अब ये कंप्लीट करने के बाद अब हमको इन एडजस्टमेंट्स के बारे में सोचना है। ये जो आपने वर्किंग नोट्स बनाई है इनके बारे में सोचना है और क्लोजिंग करते करते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो, ये जो इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया, ये जो इंटरिम डिविडेंड पे किया, ये भी तो आपके प्रॉफिट में से ही गया होगा। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे सारे डिविडेंड की प्रोविजन तो ऐड करते हैं, तो यहाँ फाइनल डिविडेंड भी आता और इंटरिम डिविडेंड भी आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरिम डिविडेंड की प्रोविजन यहाँ पे ऐड कर दो, इंटरिम डिविडेंड, और ये इंटरिम डिविडेंड कितना है? 10,000 का। ओके, तो ये मैंने काम कर दिया, क्योंकि जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो तो यहाँ पे आप लोग ऐड बैक करते ही हो ना। तो भले ही फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो या इंटरिम हो, आपको यहाँ ऐड बैक करना पड़ेगा। ये बात गौर करना। अब ध्यान से देखना, अब ये पहले ये सारे अकाउंट्स क्लोज करते चलो। यहाँ से कुछ कुछ मिलेगा, जो जो मिलेगा या तो यहाँ डालो या तो यहाँ डालो, तब काम खत्म करो। चलो बी एक्टिव। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, 28,000 32,000, इसकी अगर शक्ल देखोगे तो आपको पता चलेगा ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, पेड कितना किया वो भी है। तो क्या बाकी है? करंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाया ये यहाँ पे पेंडिंग है। तो चलो बनाते। तो 28,000 प्लस 32,000 माइनस 28,000, तो बचो वो तो आ रहा है 32,000 का फिगर। तो यहाँ लिखेंगे बाय P&L, और कितने की प्रोविजन है? 32। यहाँ लिख देना, ये बैलेंसिंग फिगर से है। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या करते हैं तो ध्यान से सुनना, ये उठा के यहाँ पे डालते हैं तो जाके आपको को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलना है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, डी में प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दोगे। ये फिगर कहां से आ रहा है? वर्किंग नोट 2 से आ रहा है। कितना आएगा? 32,000। ओके, उसके बाद डिविडेंड पेबल अकाउंट। अब वापस से इंटरप्रिटेशन खेल खेलेगा। आपके दिमाग में एक आधी बार देखो, किसी के दिमाग में आ सकता है सर ये जो इंटरिम डिविडेंड पेड किया तो वो डिविडेंड पेबल में डालना चाहिए था ना आपने, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन है ना डिविडेंड की, दिस इज योर फाइनल डिविडेंड। ये चीज दिमाग में रखो, ये फाइनल डिविडेंड का होता है, ये इंटरिम डिविडेंड का नहीं था। ओके, अब एक बात मुझे बताओ, क्या मैंने आपको बोला था जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको विद इन 30 डेज पे आउट करना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता ये 27,000 का डिविडेंड पिछले ईयर में डिक्लेयर हुआ होगा, जो 30 दिन बाद मतलब अप्रैल के 30 तारीख तक पे आउट हो चुका होगा। ओके, तो इसका मतलब ये 27,000 जो होंगे वो इस ईयर में पेड हुए हैं। बात समझो, पेड हुए हैं।
तो आपको सबसे पहले तो इसको पे आउट करना है, तो टू बैंक लिखेंगे 27,000, यहाँ पे लगा तो स्टार मार्क कर दो, ऊपर स्टार मार्क करके लिख देना भाई, इंटरप्रिटेशन की बात है, ये कहीं दिया नहीं कुछ नहीं, हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो दिन 30 डेज पे करना पड़ता है, तो पिछले साल का डेफिनेटली इस साल के अप्रैल तक तो पे होना ही है, तो उस हिसाब से मैंने पेड बता दिया 27। बट ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्या इसमें वो 27,000 नहीं दिखेगा? तो जवाब में दिखेगा, तो यहाँ पे भी लिख दो फाइनल डिविडेंड पेड, और ये डेफिनेटली लास्ट ईयर का है, तो इसको पेड को आप आउटफ्लो बताना मत भूलना। देखो ये इंटरिम को भी मैंने आउटफ्लो लगा दिया, ये भी चीजें देखा करो, बहुत बार हम सब करते थे आउटफ्लो का ब्रैकेट नहीं लगाते, उसकी वजह से पूरी बैंड बचती है आपके आंसर की, तो ये भी चीज का थोड़ा सा ख्याल रख लेना। ओके, अब इतना हमने सारा काम कर तो दिया। ओके, अब इसके अलावा और क्या बाकी है? फिर भी अकाउंट नाटक कर रहा है, आप बताओ इसके अंदर ओपनिंग प्रोविजन है, क्लोजिंग प्रोविजन है, पेड भी है, अब क्या बाकी है? करंट ईयर में कितना प्रोविजन किया, कितना डिक्लेरेशन किया, ये बाकी है भाई। तो चलो क्लोज करो इसे, तो 37,000 प्लस 27,000, दिस कम्स टू 64,000, ये कितना आएगा बताना? 64,000 आएगा। ओके, अब ये 64,000 में से 27 गया तो बचता है 37,000, तो ये 37 क्या रहेगा? ये प्रोविजन ऑफ डिविडेंड, या मैं बोलूंगा डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ करंट ईयर रहेगा, तो आप यहां पे लिख देना बाय पीएनएल, और कितना आएगा बताना बाय पीएनएल? 37,000 का। तो ये प्रोविजन है, इसका क्या करेंगे? अरे बेटा टेंशन मत लो, ये करंट ईयर का प्रोविजन आपको यहाँ पे ऐड बैक करना पड़ता है, सही है क्या? तो जाके आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, तो ई में फाइनल डिविडेंड आप लोग यहाँ पे ऐड बैक कर देना, और कितना करोगे? 37,000 का करोगे, दैट्स इट। तो ऐसे हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं। ओके, आगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिविडेंड पेबल का भी काम हो गया, प्लांट एंड मशीनरी की शक्ल देखो और सोचो यहां से क्या मिल सकता। मेरे को एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, प्रॉफिट है, सेल किया हुआ है, डेब्री है, अरे सब है, फिर भी अगर वो टैली ना हो तो दाल में कुछ काला। पहले देख तो ले, कहा कि टोटल ज्यादा है, मेरे को तो मेरी नजरों से क्रेडिट की टोटल ज्यादा दिख रही, देखो कितनी है? 1,91,000 प्लस 3,000 प्लस 12,000 और प्लस 18,000, दैट कम्स टू 2,24,000, दिस कम्स टू 2,24,000, और उसमें से माइनस कर दो 90,000, ये बचता कितना है? 1,34,000। अब क्वेश्चन इज दैट व्हिच फिगर इज दिस? ये 1,34,000 का फिगर है, तो बेटा डेबिट में आ रहा है ना, इसका मतलब तुम्हारा एक्विजिशन होगा फिक्स असेट का, क्योंकि तुम्हारा डेप्री आया, सेल आया, ओपनिंग बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस आया, फिर भी अगर यहाँ डिफरेंस दिख रहा तो ये तुम्हारा क्या रहेगा बताना? ये तुम्हारे एक्विजिशन ऑफ फिक्स असेट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैंक, और ये निकल रहा है बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है? तो 1,34,000 आप इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो बता दो, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और कितना आएगा बताना? 1,34,000, दैट्स इट। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, मेरे हिसाब से टैली पहले कर रखे हम लोग, तो इसको देखो मत। इन्वेस्टमेंट में फर्क आएगा, देखो 35,600 और उसमें से माइनस कर देना 10,000, ये कितना आ रहा है बताना? 25,600, 25,600 आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैलेंस कैरी डन, सॉरी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इट इज द एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? टू बैंक। 25,600 का आपने क्या किया बताना? परचेस किया है इन्वेस्टमेंट। तो अभी क्या करने वाले? ये 25,600 को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोल के बता देंगे, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कितने का परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट किया? 25,600 का। ओके, दैट्स इट। अब ये हो गया पूरा आपका खेल खत्म।
अब क्या करते हैं एक बार, तो देखो ये एडजस्ट, ये हमारी वर्किंग नोट बाकी है, इसको क्लोज करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर निकालते हैं। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये कितना आ रहा है 9000 प्लस 10000 प्लस 10000 प्लस 32000 और प्लस 37000, दिस कम्स टू 98000। ओके, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 98, तो यहां पे उठा के लाओ 98000। अब मेरे हिसाब से सारा काम हो गया, अब चलो चेकिंग करते हैं। 98000 प्लस 30000 प्लस 18000 प्लस 3000 माइनस 1500, दिस कम्स टू 1,30,500। 1,30,500, इसमें ऐड करो 21,000, ऐड करो 7,000, माइनस करो 33,000, दिस कम्स टू 125,500। 125,500, और इसमें से जब आप 28,000 माइनस कर दोगे तो वो कितना आता है बताना, 97,500 आएगा। ओके, तो ये कितना आ रहा है आपका 97,500। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये कितना है बताना 97,500। उसके बाद अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देख लो, 50,000 प्लस 12,000 प्लस 2,100 माइनस 1,34,000 और माइनस करना 25,600, दिस कम्स टू 95,500। लेकिन ये है माइनस में, 95,500 है माइनस में, तो यहां पे लिखेंगे कैश यूज्ड, ओके, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप अच्छे से लिखना। उसके बाद 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 10,000 और माइनस 27,000, दिस इज 13,000 का फिगर। ओके, लेकिन ये क्या है बताना, कैश जनरेटेड फ्रॉम, बताना क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, अब एक बार देख लेते हैं नेट इंक्रीज डिक्रीज क्या आएगा बराबर 97,500 माइनस 95,500 प्लस 13,000, दैट कम्स टू 15,000। तो मैं यहाँ पे नेट इंक्रीज लिखता हूँ 15,000, और 15 में जब आप 17,000 ऐड करोगे तो वो बराबर 32,000 पे जाके टैली होगा। आई नो वेरी वेल इसमें कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली है, बट मैं उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं बोलूंगा, रादर आई विल टेल यू दैट यू विल नीड कंसंट्रेशन ओवर हियर, क्योंकि आपको पता है देखो एक एक एडजस्टमेंट का कहां-कहां इंपैक्ट जा सकता है, ये सोचना पड़ेगा। और तुम्हारे अगर लॉजिक क्लियर है ना भाई, तो फिर ये चीजें दिमाग में आएगी नहीं। और देखो ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपको समझने लग जाएगा या एकदम से आपको माइंड डाल के बैठ जाओ तो आने लगेगा, ऐसा नहीं होता। इसको आपको जरा सा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, एक हाथ दूसरी बार प्रॉब्लम हाथ के नीचे से गया, फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम जम सकता है। ओके, हाँ, और वैसे भी मैंने आपको बताया कैश फ्लो की हिस्ट्री ऐसी है, इंस्टीट्यूट इस पे यहां से क्वेश्चन नहीं पूछती, चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछती, इंस्टीट्यूट तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 5-5 मार्क के क्वेश्चन पूछती है। बट ठीक है, सिलेबस में है इतना बड़ा चैप्टर, तो फिर हमको देखना जरूरी हो जाता है। ओके, आई होप सबको समझा होगा, प्लीज नोट इट डाउन।